इंदौर में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या है मुकम्मल इंतजाम। नगर निगम की कचरा गाड़ियों का हल्ला बोल हॉर्न क्या ध्वनि प्रदूषण मानकों के है अनुरूप। रेहड़ी वालों से लेकर फुटपाथ विक्रेताओं तक लाउड स्पीकर का कब रुकेगा दुरुपयोग। धार्मिक सार्वजनिक स्थलों से लेकर धार्मिक आयोजनों तक और अब बारात जैसे कार्यक्रमों में प्रतिबंधित डीजे जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का जमकर शुरू हो गया दुरुपयोग। प्रशासन लचर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज O2 नेहा जैन के साथ। आज की खास खबर में हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ प्रशासनिक प्रयास और नागरिकों की बढ़ती समस्याएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2023 में उनकी सरकार के गठन के बाद अपनी प्राथमिकताओं में राज्य को ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाने के संकेत दिए थे। उन्होंने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को आदेशित किया था कि वे धर्म गुरुओं, सामाजिक संस्थानों, टेंट हाउस संचालकों और जन जागरण के माध्यम से राज्य को ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाएं, जिसके फलस्वरूप 18 दिसंबर 2023 को इंदौर जिले के तत्कालीन कलेक्टर इलैयाराजा टी ने एक बैठक आयोजित की थी। बैठक के बाद उन्होंने एक मुहिम का ऐलान करते हुए 43 उड़न दस्तों का गठन किया था, जिसका उद्देश्य अपने अपने क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को रोकना था। लेकिन आज एक वर्ष बाद भी यह उड़न दस्ते जिले को ध्वनि प्रदूषण मुक्त करने में असफल रहे हैं। इस बीच अल्पसंख्यक समाज के धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों को तो हटाने में रुचि ली गई, जबकि तत्कालीन कलेक्टर इलैयाराजा टी ने ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों के खिलाफ समान कार्रवाई की व्यवस्था दी थी। लेकिन आज भी प्रतिबंधित डीजे का इस्तेमाल पूरे शहर में खुलेआम कोलाहल मचा रहा है। वहीं गली मोहल्लों नुक्कड़ों पर होने वाले सार्वजनिक आयोजनों में बिना अनुमति के कान फोड़ू ध्वनि विस्तारकों का इस्तेमाल बदस्तूर जारी है। ध्वनि प्रदूषण की समस्या सिर्फ धार्मिक स्थलों या सार्वजनिक आयोजनों तक ही सीमित नहीं है। अस्पतालों, रहवासी इलाकों, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर का शोर गूंजता है, जो नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव तो डालता ही है, साथ ही उनके शांति से जीने का अधिकार भी छीनता है। थानावार गठित उड़न दस्ते केवल कागजों में ही नजर आते हैं। ध्वनि प्रदूषण से परेशान लोगों के लिए ना ही तो कोई हेल्पलाइन है और ना ही स्थानीय पुलिस इस तरह की शिकायतों पर आयोजकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करती है। उल्टा शिकायत करने वालों को असामाजिक तत्वों के रूप में उभर रहे कथित आयोजनकर्ता डराते हैं, धमकाते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाकर शिकायत करने वालों को टारगेट करते हैं। न्यूज O2 ने इससे पहले भी गणेश उत्सव, पर्युषण पर्व और नवरात्रि के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से एक जनमत संग्रह कराया था, जिसमें नागरिकों ने इस तरह के शोर शराबे से निजात दिलाने की अपील की थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस दौरान हमारे सर्कुलेट किए गए व्हाट्सएप नंबर को तो कई लोग सरकारी अथॉरिटी का नंबर तक मान चुके थे और हमसे उचित कार्रवाई करने की मांग करने लगे। लेकिन जब हमने उन्हें स्पष्ट किया कि हम एक मीडिया संस्थान है, बावजूद लोगों ने उचित कार्रवाई करने की अपील की। यदि आप भी ध्वनि प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं और कार्रवाई चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताइए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7724038126 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं क्या कहता है ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000। यह नियम मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए ध्वनि स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल इकाई में मापी जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में ध्वनि की तीव्रता अलग अलग निर्धारित की गई है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। दिन का समय
सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक, और रात का समय रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टेबल। औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय ध्वनि की तीव्रता 75 डेसिबल तो रात में 70 डेसिबल निर्धारित की गई है। व्यावसायिक क्षेत्र में 65 और 55 डेसिबल। इसी तरह आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 डेसिबल तो रात में 45 डेसिबल निर्धारित की गई है। शांत क्षेत्र जैसे स्कूल, अस्पताल, कोर्ट, धार्मिक स्थानों के आसपास दिन में 55 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल से अधिक शोर नहीं होना चाहिए। स्कूल, अस्पताल, कोर्ट, धार्मिक स्थल के आसपास 100 मीटर का दायरा शांत क्षेत्र कहा जाता है।